Welcome to the channel Shining Stars Always with you. We'll see the explanation of Israel. बेसिकली ये एक न्यू चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाले चैप्टर में इससे जिसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आसियान ईयू चाइना। इसके अलावा इंडिया रशिया और ब्रिक्स ये 3 टॉपिक्स भी ऐड हुए थे इस चैप्टर में, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आप उन्हें चैनल पेजेस पर जाकर के देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इज़राइल। इज़राइल एक ऐसा कंट्री है जो कि चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कमेंडेबल है, बहुत ही अच्छी है। इससे पहले हम इज़राइल के फीचर्स के बारे में पढ़ें, हमें इज़राइल की जो लोकेशन है वो देखनी होगी, जो बहुत ज़रूरी है, और ये जानना होगा कि इसके नेबर्स कौन है। यहाँ देखिए, ये इंडिया है। इंडिया से आप थोड़ा सा वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपको ये वाला जो कंट्री है ये दिखेगा, इज़राइल। इज़राइल के नेबर्स की बात करें तो यहाँ है इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनन, और इसके अलावा सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया इसके कुछ दूर के नेबर्स हैं। नाउ इस कंट्री की अगर हम बात करें तो इस कंट्री का जो रिलीजन, ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ के ज्यूइश हैं, ठीक है। और इसके आसपास की कंट्रीज सारी अरब कंट्रीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये अरब कंट्रीज से घिरा हुआ है। और इन कंट्रीज से, इन अरब कंट्रीज से इज़राइल की दुश्मनी भी बहुत पुरानी है। मैं बताऊंगी क्यों है इनकी दुश्मनी, लेकिन इससे पहले हम इस इज़राइल कंट्री के फीचर्स देख लेते हैं। इज़राइल एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है 21st सेंचुरी की, इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में, साइंस और टेक्नोलॉजी। इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। और रिसेंटली ये लोग कोरोना वायरस के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी बना रहे हैं, जिसको कि आप इंटरनेट पर और रिसर्च कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे देती हूँ। बेसिकली ये एक इन्फेक्टेड पर्सन में एंटीबॉडी डालने का जरिया है ताकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो सके। देन इनका डिफेंस, इनकी डिफेंस जो है वो बहुत रोबस्ट है, क्योंकि आसपास ये बहुत ज़्यादा दुश्मनों से घिरा हुआ है। इस वजह से इनको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है कि कब हमला हो जाए और हमें उसका सामना करना पड़े। इस वजह से इनका खर्चा भी डिफेंस पर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनका डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा रोबस्ट है। इनके मिलिट्री इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। इंडिया इज़राइल का लार्जेस्ट बायर है इनके मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, और इंडिया को सप्लाई जो आती है वो सेकेंड लार्जेस्ट आती है इज़राइल की, आफ्टर रशिया। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और इज़राइल में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको टैंक्स चलाने आते हैं, आपको राइफल्स चलानी आती है, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है और वहाँ पर स्कूल कैरिकुला में ही मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल है। और क्योंकि जब भी उन पर हमला होगा तो उनको हो सकता है सिविलियंस की भी ज़रूरत पड़ जाए। देन इज़ इंटेलिजेंस। इनका इंटेलिजेंस सिस्टम भी बहुत रोबस्ट है। इनके इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसैड, MOSSED। और इसके रोबस्ट होने का कारण भी कहीं ना कहीं यही है कि आसपास की कंट्रीज की खुफिया जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, ठीक है। देन मोसैड और रॉ हमारी इंटेलिजेंस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मोसैड और रॉ ने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है तालमेल बना करके रखा है और काफ़ी सारी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की है। एस्पेशली कुछ पाकिस्तान रिलेटेड जो जानकारी है, वो जो इंटेलिजेंस खबर है वो भी इज़राइल ने काफ़ी इंडिया के साथ साझा की है। देन इनकी इकोनॉमी की बात करें तो इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी फास्टर रेट पर बढ़ रही है और एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन रखती है। एंड देन इनकी जो GDP है वो भी काफ़ी फास्टर रेट पर बढ़ रही है। सो दिस इज़ द मेन थिंग। और इज़राइल जो है, इज़राइल का जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर करना ताकि फार्मर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से वो डिसीजंस ले सकें। देन बायो फर्टिलाइजर्स, वाटर रिसाइकलिंग,
बहुत इन्होंने अपना एग्रीकल्चर डेवलप किया है। इसके अलावा इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। So this is the main thing. And then the last thing is sustaining against the adversity is the principle with which a small Jewish Zionist nation, that is Israel, is placed in contemporary global world in general and the Arab dominated West Asian politics in particular. ये एक ऐसा नेशन है जो कि एडवर्सिटी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट खड़ा है और उनसे लगातार लड़ रहा है। इनके करंट पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीएम जाने जाते हैं और इज़राइल को बहुत ही अच्छी तरह से। अब इज़राइल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, उसके एडवांसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आसपास की अरब कंट्रीज़ इतनी हॉस्टाइल क्यों हैं इज़राइल के प्रति, इतनी दुश्मनी का भाव क्यों रखती हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो यार, ये जो अभी आप एक मैप देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन कलर का एरिया है ये है पैलेस्टीन और जो वाइट कलर का एरिया है वो है इज़राइल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैलेस्टीन की। देखो, एक टाइम था 3000 साल पहले इज़राइल की एक किंगडम होती थी इस एरिया में, जहाँ पर यहाँ पर जो कि पैलेस्टीन यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरा ये जो ग्रीन एरिया है, उनको वहाँ से डिसलोकेट करा गया था, जिस वजह से वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको भी अलग अलग जगह पर जाना पड़ा था। ठीक है, वो लोग जो थे वो ज्यूइश लोग थे, ज्यूज लोग थे, और उनको अलग अलग जगह पर, मेनली यूरोप की जगह पर जाना पड़ा था। अब उनके साथ वहाँ पर यूरोप में बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव होता था, उनके धर्म को ही कई बार तो बैन कर दिया गया था और उनको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्मनी की बात है, ये लगभग हर किसी उसमें हो रहा था। और जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के ट्रीटमेंट से तो आप सभी जानते हैं किस तरह से अडोल्फ हिटलर ने वहाँ के ज्यूज़ को जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स में डलवा दिया था और उनको कंसंट्रेशन कैंप में मार रहा था। ठीक है, इस वजह से उनमें एक नेशनलिज्म की भावना आई और उन्होंने जायोनिस्ट मूवमेंट जो है वो लीड किया। यहाँ पर मैं आपको ले चलती हूँ। अब जायोनिस्ट मूवमेंट में ये था कि हमें अपना पुराना होमलैंड लौट चलो। हम सब एक काम करते हैं, हमारा जो पुराना होमलैंड है, जिसको जो कि प्रेजेंट डे में पैलेस्टाइन था, वहाँ पर इन जूइश लोगों को लौट जाना चाहिए, वही हमारा घर है। अब क्या हुआ, लोग वहाँ से माइग्रेट करने लग गए, लेकिन ये माइग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 के पहले भी वहाँ के जो जूइश लोग हैं वो पैलेस्टाइन आने लग गए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में, ब्रिटिशर्स ने किया था। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम वहाँ पर आपको एस्टैब्लिश कर देंगे जूइश लोगों को। बैलफोर डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ था 1917 के। साथ ही साथ उन्होंने एक तरफ तो ये काम कर दिया और एक तरफ अरब्स से ये प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको पैलेस्टाइन दे देंगे, आप पैलेस्टाइन पूरी तरह से आपके पास होगा, ताकि अरब लोग ब्रिटिशर्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 में उनका सहयोग दें। क्योंकि ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 1 में अरब्स का सहयोग चाहिए था, इसीलिए उन्होंने ये कह दिया कि पैलेस्टीन अरब लोगों को दे दिया जाएगा। अब वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद इतना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ जूइश लोगों का, बिकॉज ऑफ दिस बैलफोर डिक्लेरेशन वो लोग बहुत ज़्यादा आकर के यहाँ पर बसने लग गए। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि अब ये एरिया किसका है, ये जूइश लोगों का है कि ये अरब लोगों का है। ऐसे चलता रहा। अब 1948 में फिर इज़राइल बना। यूएन के पास ये लोग गए थे, इज़राइल और पैलेस्टाइन, की आप कुछ फैसला करो, तो यूएन ने ये सिस्टम कर दिया। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एक पार्टीशन प्लान था कि 50-50% तुम लोग एरिया ले लो। ये इज़राइल का एरिया हो जाएगा जो वाइट कलर में है, और ये ग्रीन कलर में पैलेस्टीन का एरिया। अब क्या हुआ कि ये बात यूएन से सेटल हो गई और एक नया कंट्री आ गया 1948 में, इज़राइल। ठीक है, अब जैसे जैसे वॉर, अभी भी अरब कंट्रीज इज़राइल के साथ वॉर करते रहे।
1948 में वॉर हुई, 1967 में वॉर हुई, जीता इसराइल, और इसराइल ने और ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लिया। करते 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 आज ये तो है इसराइल, और ये वाला जो थोड़ा सा ग्रीन एरिया रह गया है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ये रह गया है पैलेस्टाइन का। आप इसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं और इसे वेस्ट बैंक कहते हैं। बाकी जो सारा एरिया है वो है इसराइल का, और पैलेस्टीन पूरी तरह से उसका काफ़ी सारा एरिया, बहुत सारा, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इसराइल ने ले लिया था। अब इसी चीज़ का गुस्सा अरब कंट्रीज़ को है, और वो अभी भी इसराइल से खुश नहीं हैं और इसराइल के साथ दुश्मनी पाले हुए है। इवन बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसराइल को बैन कर रखा है। अल्जीरिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक, ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, सूडान, यूएई, यमन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसराइल को बैन ही कर रखा है। तो ये प्रॉब्लम्स इसराइल में हैं और आज भी वहाँ पर हमले होते हैं। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। हालांकि कुछ पीस अकॉर्ड्स भी हुए हैं, जैसे कि ओस्लो पीस अकॉर्ड्स, जो कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके की लीडर थे यासीर अराफत, उनके और इजरायली गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। यूएसए ने ब्रोकर किया था, लेकिन फिर भी इसराइल में टेंशन बनी हुई है। विल सी द इंडिया इसराइल रिलेशंस। आप इनके बारे में और इंटरनेट पर देख सकते हैं। जस्ट एन ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। इंडिया का अर्लियर और लेटर स्टांस यूएन में, एक टाइम था जब इंडिया ने इसराइल को कंट्री भी मानने से मना कर दिया था, लेकिन आज की स्थिति जो है, इस इंडिया का जो स्टांस है वो ये है कि यूएन जैसी फोरम में इंडिया या तो इसराइल के फेवर में वोट कर रहा है या फिर वोटिंग से बच रहा है, अब्सटेन कर रहा है। देन डिप्लोमेटिक विजिट्स भी काफ़ी हुई हैं। अभी रिसेंटली 2017 में नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसराइल जाके आए थे, और 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आए थे। देन बायलैटरल ट्रेड भी दोनों का अच्छा है। ज़्यादा जानकारी आप इसमें इंटरनेट से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो यहीं तक है। देन इंटेलिजेंस लिंक हमारे काफ़ी अच्छे हैं। मोसैड और रॉ के बीच में दोनों एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं, और इसके अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट तो हम लोग इनसे खरीद ही रहे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. If you liked, please do hit that like button, subscribe my channel and stay tuned for